हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे मर्केंटाइल लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब नो डाउट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं 50-50 के लॉट में। तो हर एक क्लास में आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और साथ ही साथ जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या आप चाहते हो कि वो टॉपिक हम डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर हम इंडिविजुअली क्लास अपलोड कर देंगे। इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यूज। यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ओवरऑल जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत रेलेवेंट है बीकॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, सीएमए फाउंडेशन एंड अदर रिलेटेड कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर एक एग्जाम में आप देखोगे ना तो लॉ में ये एक पर्टिकुलर चैप्टर इंक्लूड करता ही करता है। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, इसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए वो मेंशन किए हैं। इज नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो ये इस पॉइंट का क्या मतलब है कि क्या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं इंक्लूड करता है। हाँ, यहाँ देखो हम ये पॉइंट मेंशन कर दे रहे हैं कि ये जो एक्ट बना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब ये ओरिजिनली बना था तो इसमें ओवरऑल 266 सेक्शंस थे और ये सेक्शंस 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला सेक्शन था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 कवर किया गया था। देन वो कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेटेड है सेल ऑफ गुड्स से, मतलब जहां आप गुड्स खरीदते बेचते हो, उनसे रिलेटेड जो सेक्शन था वो था 76 टू 123। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, और इसके लिए सेक्शन 124 टू 238 कवर किया गया है। एंड लास्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था रिलेटेड टू पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए था सेक्शन 239 टू 266। तो ओवरऑल यहाँ पे 266 सेक्शंस इंक्लूडेड थे जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था। बट अगर आज की डेट में बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तो ये सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 डील करता है, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स, एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स डील करता है, दैट इज सेक्शन 124 टू 238। अब सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, एंड पार्टनरशिप आता है पार्टनरशिप एक्ट में। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ मेंशन किया कि डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड सेम थिंग। नहीं, अगर अग्रीमेंट की बात करें तो अग्रीमेंट तो सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ ज़रूरी है। पहला है अग्रीमेंट और दूसरा है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब लॉ की नज़र में अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्लियर? एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी हो बाय लॉ। तो क्या दोनों सेम चीज़ है? नो, करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। Next, the source of the law of contract is Indian Contract Act 1872, judicial decisions, customs or usage of trade, all of the above. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो लगता ही है, बट बहुत सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि सेक्शन के अगेंस्ट होते हैं, वो भी एप्लीकेबल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कस्टम्स और ट्रेड्स हैं ना जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, तो वो भी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, law of contract is the whole law of obligations, is the whole law of agreements, deals with only such legal obligation which arise from agreement, deals with social agreement। आप देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ हमेशा याद रखना कि पहला अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा उसमें
इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। जैसे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हुई ना, वो किस तरह का ऑब्लिगेशन हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन। अब अगर हम लोग सोशल ऑब्लिगेशन की बात करें, सोशल अग्रीमेंट की बात करें, जैसे मान लो ए ने अपने फ्रेंड बी को इनवाइट किया डिनर पे, तो इस केस में देखो ये अग्रीमेंट तो है, बट किस तरह का अग्रीमेंट है, सोशल अग्रीमेंट है। यहाँ बी से कुछ भी ए को रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्लियर। और अगर कल को ए इनवाइट करने के बाद कि आप मेरे यहाँ कल डिनर पे आना, और कल का डिनर ए अगर कैंसिल भी कर देना, तो भी बी किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है। तो नो डाउट अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी, इट डील्स ओनली विथ सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट। कि अग्रीमेंट से अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है तो वही होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सोशल अग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। नो, अभी हमने एग्जाम्पल दिया है, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि अगर सोशल अग्रीमेंट की बात करें तो सिंपली एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल यही है कि ए ने बी को डिनर पे इन्वाइट किया कि आप आज रात में हमारे यहाँ डिनर पे आना, और बाद में ए ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, बट बी डिनर पे आ गया। उस केस में बी किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। तो सोशल अग्रीमेंट अगर है तो उसमें कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होने वाली। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स आर नॉट अग्रीमेंट्स, डू नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशंस, शुड बी इन राइटिंग। अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमने पहले बताया कि वो सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट ना राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। Next, mercantile law is applicable to businessmen only, is applicable to everybody, is applicable to non-businessmen only, is applicable to Indians only. But obviously अगर mercantile law की बात करें तो ये सब पे applicable है, फिर भले वो पर्सन कोई भी हो। Next, a contract consists of mutual promises or agreement enforceable by law, yes. Agreement not enforceable by law, involuntary obligations, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, म्यूचुअल प्रोमिसेस और अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल लायबिलिटी। अगर आप लीगल लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो किसमें, अग्रीमेंट में, तो नो डाउट इसका क्या मतलब है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, कि उसकी लॉ की नज़र में वैल्यू होगी और कोई भी पर्सन जाकर के कोर्ट में केस कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पार्टीज के बीच में जो ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना, आर ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, आर लीगल ऑब्लिगेशन विच स्प्रिंग फ्रॉम अग्रीमेंट्स, आर नॉट वॉलंटरी नेचर, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस हम कह रहे हैं कि अगर ए और बी किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है, इसका मतलब उनके बीच में अग्रीमेंट रहा होगा जिसकी लीगल ऑब्लिगेशन है। जैसे लेट से ए ने बोला बी से कि हम आपको अपनी लैंड सेल करेंगे एट 50 lakhs, तो यहाँ ए की ऑब्लिगेशन है कि वो लैंड सेल करे और बी की ऑब्लिगेशन है कि वो रिटर्न में 50 लाख पे करे, किसको, ए को। क्लियर? नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी होगी बाय लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा ए, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज, by agreement and contract, by standard forms of contracts, by promissory estoppels, or none of the above. But obvious again हम किसकी बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली अग्रीमेंट जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सेक्शन 2 subsection B defines when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes an, अगर मान लो ए ने बी को ऑफर किया कि हम आपको अपनी लैंड सेल करना चाहते हैं और बदले में आपसे 50 लाख रुपीस चाहिए, और बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करते ही ये प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। दैट इज कि अब ये दोनों ही बाउंड है अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने अपने पार्ट को प्ले करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, प्रॉमिस। नेक्स्ट, when the consent of a party to a contract has been obtained by undue influence, fraud or misrepresentation, no doubt contract क्या होगा, voidable। voidable बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट 5 केसेस में होता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया है बाय कोअर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation एंड मिस्टेक। इन पांचों ही केसेस में आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाता है, voidable। और voidable मतलब होता है जहां दो पार्टी है, लेट्स से ए और बी, ये इनोसेंट पार्टी है, ए इनोसेंट पार्टी है,
तो ये ए पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर वो डिसकंटिन्यू कर देगा तो यही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब जैसे वॉइडेबल का एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए ने बी से बोला कि हम आपकी लैंड परचेज करेंगे और उस लैंड की एक्चुअल वैल्यू 50 लाख है, और ए कह रहा है कि हम आपको सिर्फ बदले में 10 लाख देंगे। अब जब बी इस अग्रीमेंट के लिए नहीं माना तो ए ने क्या किया, उसको डरा के धमका करके उसने ये कहा कि अगर आप हमें ये लैंड नहीं सेल करोगे तो हम आपको किडनैप कर लेंगे। इस केस में क्या होगा कि बी के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, बी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है, बी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है। क्लियर। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी इन राइटिंग, शुड बी ओरल, शुड बी रजिस्टर्ड। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ फॉरेनर is competent to enter into contract if he fulfills the conditions of section 11, is not competent to enter into contract, can enter into contract with permission of central government, can enter into contract with the permission of court। करेक्ट आंसर होगा ए, अगर एक फॉरेनर है। क्लियर। अगर वो competent है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दैट इज उसने सेक्शन 11 के सारे कंडीशंस फुलफिल किए हैं, तो उस केस में उस फॉरेनर को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। यहाँ हम दो सेक्शन समझाना चाहेंगे, एक सेक्शन 10 और एक सेक्शन 11। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 सिर्फ इतना कहता है कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें 4 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो पहली कंडीशन है कि वो फ्री कंसेंट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरी कंडीशन है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज होनी चाहिए कि जो भी पार्टीज हैं वो कैसी हैं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कि वो अग्रीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। पहले ये चारों पॉइंट्स देख लो। यहाँ कह रहा है कि सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10 हर एक अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसमें 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहला फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब सिंपली दो पार्टीज है ए और बी, तो ए जिस इंटेंशन से बी को कॉन्ट्रैक्ट समझा रही है, बी भी उसी इंटेंशन से उस कॉन्ट्रैक्ट को समझे। जैसे मान लो ए के पास 2 कार है, एक वाइट कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। ए ने ये सोचा कि हम इस वाइट कार को बी को सेल करेंगे, और बी ने भी यही समझा कि वो वाइट कार की बात कर रहा है। क्लियर। तो इस केस में क्या है, ये कंसेंट है। इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, कंसेंसस एड इडम, कि दोनों का माइंड मीट कर रहा है, दोनों की सोच एक जैसी है, एक ही सेंस पे वो बात को समझ रहे हैं। तो मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, दैट कंसेंट। और फ्री कंसेंट में एक ये भी पॉइंट है कि जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ हो। ये नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को मार के, पीट के, या फिर डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया हो, या फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया हो। क्लियर। तो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री। दूसरा कि जो दो पार्टीज है ए और बी, ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लायक होनी चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लायक हैं या नहीं, इसकी कंडीशन दी हुई है सेक्शन 11 में, जिस पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कि इतना कंसिडरेशन हो कि बी भी सेटिस्फाइड रहे, और जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का वो भी लॉफुल होना चाहिए, कुछ भी इलीगल या वॉइड ना हो। एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो अग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अग्रीमेंट जो बना वही वॉइड है, तो वो कभी भी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे इन केस मान लो जो अग्रीमेंट है उसमें ये ए कह रहा है बी को कि ठीक है आप सी का मर्डर कर देना और उसके बदले में आपको पैसा देंगे, तो ये क्या है, ये कैसा अग्रीमेंट है जो वॉइड है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्लियर। अब देखो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लायक है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में जो मेंशन किया गया, उसमें 3 पॉइंट बोला है। एक, जो भी पार्टी है वो 18+ होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मतलब समझदार होनी चाहिए, बेवकूफ़ ना हो। एंड तीसरा कि वो डिसक्वालीफाइड ना हुए हों कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। अगर ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं एज पर सेक्शन 11, तो दोनों ही पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है।
तो वही चीज़ यहाँ मेंशन किए कि एक फॉरेनर एज पर सेक्शन 11 अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कराए कि वो 18+ है, वो साउंड माइंड का है और साथ ही साथ वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ भी नहीं है, तो इन तीनों ही केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कंपिटेंट है, लायक है, दैट इज वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने बताया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर दो पार्टीज हैं ए और बी और ए इनोसेंट पार्टी, तो ए के कहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ दे आर नॉट अवॉइडेड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, येस, मस्ट बी केपेबल ऑफ मेड सर्टेन, येस, अनएम्बिगियस एंड क्लियर, येस। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि अग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऐसी होनी चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर हो, सर्टेन हो। ये नहीं हो कि अग्रीमेंट में आपने लिखा है कि आप ऑयल सेल करोगे, अब ये ऑयल कौन सा है भाई, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, क्या है, आपको स्पेसिफिक होना होगा। नेक्स्ट, a contract is a contract from the time it is made, from the time its performance is due, at the time from its performance, none of the above। करेक्ट आंसर होगा ए, कि कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम बना उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, दैट इज उसी टाइम से उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होती है बाय लॉ। नेक्स्ट, इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आप देखो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस पर हम बहुत जल्दी एक सेशन अपलोड कर देंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए होते हैं, दैट इज बोथ द पार्टीज हैव येट टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, नो, एनी वन पार्टी हैज फुलफिल्ड द प्रॉमिस, नो, बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रोमिसेस। करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ हम एक पॉइंट डिस्कस कर लें कि अगर दोनों पार्टी ने अभी तक अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए तो इसको हम कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है तो ये हो जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों ही पार्टीज ने फुलफिल कर दिया तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि जो भी आपने प्रॉमिस किया है ना वो आपको फुलफिल तो करना होता है दोनों पार्टी को, बट इन फ्यूचर। नेक्स्ट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर नॉट void ab initio, are void, none of the above। अब अगर इलीगल एग्रीमेंट्स की बात करें तो ये हमेशा void होते हैं क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है इलीगल। जैसे मान लो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ और ए और इनके बीच में ड्रग्स की डीलिंग की बात हो रही है, तो ये क्या है, एक इलीगल अग्रीमेंट है। तो ये इलीगल अग्रीमेंट कभी भी वैलिड हो ही नहीं सकता, कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर होगा आर, void। नेक्स्ट, a void agreement is illegal, is not void ab initio, may or may not be illegal, none of the above। void agreement की बात करें तो ये from the very beginning इसकी वैलिडिटी क्या होती है, nil होती है, दैट इज ये from the very beginning ये वैलिड नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पे इज नॉट void ab initio लिखा है, अगर लिखा होता इज void ab initio तो करेक्ट आंसर भी होता। और अगर void agreement की बात करें तो ये लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, मे और मे नॉट बी इलीगल। अच्छा, void agreement का अगर एग्जाम्पल देख तो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मतलब अगर आप 18+ हो तो क्या आपको आप शादी करने से कोई रोक सकता है? नहीं, ये आपका राइट है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये किस तरह का अग्रीमेंट है? अगर ए ने बी से बोला कि आप शादी मत करो और बदले में हम आपको 50 लाख देंगे, तो ये किस तरह की शादी, ये किस तरह का अग्रीमेंट है? वॉइड अग्रीमेंट। मतलब बी पैसा भी ले ले और बाद में वो किसी से शादी भी कर ले तो भी ये उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे वॉइड अग्रीमेंट है जिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसकी कुछ थ्योरीज पे डिस्कशन करेंगे। All kinds of obligations between parties form part of the contract. This statement is no doubt false, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि हर तरह का ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नहीं, अगर हर तरह का ऑब्लिगेशन है, जैसे सोशल ऑब्लिगेशन है जहां हमने एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को डिनर पे इनवाइट किया है और बाद में अगर ये इनविटेशन कैंसिल भी कर दे तो क्या बी इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल अग्रीमेंट है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नो, करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, एक्स बिड्स एट अ पब्लिक ऑक्शन, एक्स अग्रीज विद वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, जेड अग्रीज टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये तो सोशल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सी की अगर बात करें तो यहाँ मैजिक की बात हो रही है, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, एक्स बिड्स एट अ पब्लिक ऑक्शन, अब पब्लिक ऑक्शन में जब आप बिडिंग कर रहे हो 50 लाख 60 लाख, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिड कर रहे हो तो आपको ही वो प्रॉपर्टी मिले, तो ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपकी बिडिंग से दोनों पार्टी बाउंड नहीं हो जाएगी, जिसने हाईएस्ट बिड की होगी उसी को वो प्रॉपर्टी मिलती है।
बट ए बाइज अ बुक फ्रॉम शॉप। अब नो डाउट अगर ए बुक खरीद रहा है शॉप से तो उसको बुक मिलेगी और शॉपकीपर को क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। तो यहाँ पे बाउंड है दोनों पार्टी परफॉर्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि ए के केस में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। नेक्स्ट, राइट इन रेम इम्प्लाइज, राइट इन रेम का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जब आपको राइट मिलता है तो उसको हम कहते हैं राइट इन रेम। अगर होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट मिल रहा है तो राइट इन रेम, और अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट मिल रहा है तो राइट इन पर्सोनम। नेक्स्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, मतलब जब ये बना था कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड रहा होगा और बाद में किसी रीज़न की वजह से ये वॉइड हो गया। जैसे लेट से ए और बी के बीच में ये डिसाइड हुआ कि वो लोग एक दूसरे से शादी करेंगे, बट बाद में बी मैड हो गई, तो क्या ए उससे शादी करने के लिए बाउंड है? नहीं। तो जब पहले ये अग्रीमेंट हुआ था कि ए और बी की शादी होगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, बट बाद में किसी सिचुएशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। क्लियर? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था बट बाद में वॉइड हो जाता है। इज वैलिड इन द बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विच इज़ फोरबिडन बाय लॉ। नो, क्योंकि यहाँ देखो सिंपली अग्रीमेंट लिखा है, अग्रीमेंट लिखा है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। नो, ये तो वॉइडेबल के केस में होता है। विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। येस, अगर वॉइड अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाए इसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, an agreement created by words spoken or written is called express agreement, execute agreement, implied agreement और voidable agreement। करेक्ट आंसर होगा ए, एक्सप्रेस अग्रीमेंट, क्योंकि एक्सप्रेस अग्रीमेंट में सिंपली ये कहता है कि आप अपनी बात को, अपनी ऑफर को एक्सप्रेस कर दो आइदर इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन द, बट ऑब्वियस अगर रेसिप्रोकल प्रोमिस है तो दो ही पार्टीज के बीच में होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, which of the following statement is false? Law of contract is a whole law of obligations. Certain contracts must be in writing. ये तो करेक्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका रिटन होना मैंडेटरी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, से भी करेक्ट है, क्योंकि अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ये भी ऊपर बताया, बट देखो ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है। नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, payroll contracts are also known as simple contract, format contract, void contract और conditional contract। करेक्ट आंसर होगा ए, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अगर पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ये राइटिंग में नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्शली ये राइटिंग में हो सकता है, बट जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किस फॉर्म में होता है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एज वेल एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following contracts are not recognized by Indian Contract Act 1872? Recognizance, court judgment, contract under seal। बेसिकली कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हो, तो तीनों को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो नो डाउट ये पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए, राइटिंग एंड विटनेस्ड होना चाहिए, इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा डी, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें कंसिडरेशन मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, अंडर द इंग्लिश लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? रिकॉग्निजेंस, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी। अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो इसमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है रिकॉग्निजेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। यही अभी ऊपर डिस्कस भी किया था। पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर रिजल्ट इन, अब देखो अगर पार्शियल एक्सेप्टेंस करते हैं मतलब हाफ आपने एक्सेप्टेंस की और आधी एक्सेप्टेंस नहीं की, तो इसको हम क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। मतलब हमने ऑफर के बदले क्या दिया? ऑफर दिया। क्लियर? तो इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। जैसे फिर इन केस मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है, ए ने बी को बोला कि हम आपको अपनी लैंड सेल करेंगे 50 लाख पे, और बी ने बोला कि ठीक है हम आपसे लैंड परचेज करेंगे बट 50 लाख की जगह 45 लाख पे परचेज करेंगे। तो अब ये क्या है? बी ने ए का ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया बल्कि उसको बदले में एक नया ऑफर दे दिया, तो उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। और दूसरा एक होता है क्रॉस ऑफर, जहाँ जैसे मान लो ए के पास एक कार है, ए के पास दो कार, एक वाइट कार एक ब्लैक कार, उसको वाइट कार सेल करनी है 20 लाख की,
और बी को भी ए से वाइट कार ही परचेज करनी है 20 लाख पे। क्लियर? तो ए ने भी बी को ऑफर दिया और बी ने भी ए को ऑफर दिया, जबकि इन दोनों को ही नहीं पता कि सामने वाले ने भी सेम ऑफर दिया। तो जब ये सेम ऑफर एक दूसरे से एक्सचेंज होता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्लियर? नेक्स्ट, अ टेंडर इज एन ऑफर, इन्विटेशन टू एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, नन ऑफ द अबव। अगर टेंडर की बात करें तो बेसिकली टेंडर मतलब क्या होता है, जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं कि आप आइए और हमारे प्रोजेक्ट में बिड करिए, तो ये एक तरह का क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर। नेक्स्ट, acceptance is to offer what a lighted match is to train of a gunpowder. This statement indicates, अब कह रहे हैं कि अगर ए ने बी को ऑफर दिया तो नो डाउट बी की उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट्स रिजल्ट्स इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, इस स्टेटमेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर ए ने ऑफर दिया है बी को, तो बी जब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, दोनों बाउंड नहीं होंगे इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के लिए। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट का मतलब सिंपली है ए, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट रिजल्ट्स इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक बार ऑफर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो चाह करके भी उसको स्किप नहीं कर सकता, उससे बैकआउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और नन ऑफ द अबव। अगर खत्म करना है तो सिंपली रिवोकेट करना होगा। नेक्स्ट, डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर विल रिवोक द प्रपोजल। अब देखो, जिसने ऑफर किया है अगर उसी की डेथ हो जाए या इंसेनिटी हो जाए तो उस केस में अगर ऑफरी के नॉलेज में हो ये बात कि ऑफरर जो था या प्रपोजर जो था उसकी डेथ हो गई या इंसेन हो गया, तो उस केस में इस प्रपोजल को क्या किया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। नो, इन द फैक्ट, if the fact of death or insanity is known to the offeree, the knowledge of death or insanity is irrelevant only if the family members of the proposer informs to the offeree. करेक्ट आंसर होगा बी, कि अगर ऑफरी को पता होगा कि जिसने उसको ऑफर किया था उसकी डेथ हो गई या इंसेनिटी हो गई, तो उस केस में ये प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट, an offer stands revoked in the fact of the death or insanity is known to the offeree, yes, by counter offer, yes, by rejection of offer. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ऑफर कब खत्म हो जाएगा, तीनों ही केसेस में। अगर ऑफरी को पता है कि जिसने ऑफर किया था उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, काउंटर ऑफर जैसा भी हमने ऊपर बताया था, या ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, तो तीनों ही केसेस में क्या होगा, ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर डू नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, पहले हमने बताया क्रॉस ऑफर मतलब ए ने भी बी को ऑफर किया और वही सेम ऑफर बी भी ए को कर रहा है, बस ए को ये नहीं पता था कि बी ने उसको ऑफर किया और बी को भी नहीं पता था कि ए ने उसको ऑफर किया, बट यहाँ जो ऑफर होता है वो सेम ऑफर होता है। क्लियर? तो अब क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, दोनों लोग ऑफर देने वाले हैं। नेक्स्ट, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। अगर प्रपोजल की बात करें, मतलब अगर ए ने ऑफर किया बी को कि हम आपको अपनी लैंड सेल करेंगे 50 लाख की, अभी बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इस प्रपोजल को ए चाहता है कि वो रिवोक कर दे, तो कब करेगा या कब कर सकता है? बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर, बिफोर रिसीविंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरर, आफ्टर पोस्टिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर ए चाहे ना तो इस ऑफर को जो उसने बी को दिया है उसको वो रिवोक कर सकता है, बट सिर्फ एक ही सिचुएशन में, बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। मतलब बी अगर एक्सेप्टेंस के लेटर भेज दिया तो उस केस में तो ए उसको रिवोक नहीं कर पाएगा, बस इसके लेटर भेजने के पहले तक वो रिवोक कर सकता है। नेक्स्ट, communication of acceptance is not necessary by performance of condition of the offer by offeree, by acceptance of consideration by the offeree, by acceptance of benefit or services by the offeree, all of the above. अब कह रहा है कि देखो, कम्युनिकेशन मतलब ए ने बी को ऑफर किया और बी को इसकी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, तब जब बी ने जो भी परफॉर्मेंस की कंडीशन है उसको फुलफिल कर दी हो, या बी ने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया हो, या बी ने जो भी बेनिफिट और सर्विसेज है उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, तब ए को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर। अगर काउंटर ऑफर दे रहे तो नो डाउट जो ओरिजिनल ऑफर था, मतलब ए ने अगर बी को ऑफर दिया कि हम आपको अपनी लैंड सेल करेंगे 50 लाख पर, ये 50 लाख आपको वन टाइम में पे करना है। बी ने बदले में कहा कि हम लैंड तो आपसे परचेज करेंगे बट इस 50 लाख को हम पार्ट में पेमेंट करेंगे, दैट इज 10 लाख इंटू 5, 5 बार में उसको 10-10 लाख करके पे करेंगे। तो इस केस में जो ओरिजिनल ऑफर था ए का, ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, और बी का ऑफर अगर ए चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, लैप्सिस। नेक्स्ट,
A counter offer proposing different terms and conditions amounts to acceptance of the offer, amount to rejection of the offer, results in making of the provisional contract, both B and C. अब क्या कह रहा है कि जो काउंटर ऑफर है प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, काउंटर ऑफर में हमेशा क्या होता है कि अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसमें ऑफर हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब न्यू ऑफर होता है, जो पुराना ऑफर होता है, ओरिजिनल ऑफर होता है, वो हमेशा क्या होता है, खत्म हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which of the following statement is false? A response to invitation to treat lead to an agreement. A valid offer must be communicated, ये तो करेक्ट है। Supplying information is not an offer, ये भी करेक्ट है। मतलब अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरा घर जो है बिकने वाला है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप खरीद लो, ये हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। A request for tender is an invitation to treat. Invitation to treat का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ हैं वो आपको ऑफर करते हैं कि आप नेगोशिएट करो उनके साथ या आप उनके साथ बार्गेन करो। तो ये जो इन्विटेशन है ये कभी भी अग्रीमेंट नहीं बनता। इनविटेशन टू टेंडर का मतलब सिंपली ये होता है कि जो पार्टीज़ हैं वो चाहते हैं कि आप बिड करो। मतलब पार्टीज़ ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें अपनी अपनी अलग अलग बिड करें। क्लियर? तो अगर आप टेंडर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी क्या हो गया, इनविटेशन टू ट्रीट ही हो गया। मतलब सिंपली आप बार्गेन करने की ही बात कर रहे हो। बट अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू इनविटेशन टू ट्रीट, मतलब इनविटेशन टू ट्रीट के बदले जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो कभी भी अग्रीमेंट नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोमिसरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ट्रू। अगर हम कह रहे हैं कि प्रोमिसरी ने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उस केस में प्रोमिसर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ऑफर एक्सेप्ट हुआ होता तो उस केस में जो प्रोमिसर है वो बाउंड होता परफॉर्म करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी पार्शियल एंड क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, पार्शियल अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। अगर एक्सेप्टेंस वैलिड की बात करें तो ये वैलिड तभी हो सकता है जब वो एब्सोल्यूट हो एज वेल एज अनक्वालिफाइड हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी। तो ये ओवरऑल 50 MCQ से रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में भी 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो ये लॉ के लिए ये लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि कॉमर्स बेस्ड है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता ही करता है। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है लॉ का। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ पोर्शंस हम डिस्कस करें रिलेटेड टू थ्योरी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वैसे कुछ पोर्शन हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करते जा रहे हैं। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड इन 50 MCQs में भी कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगेन जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।